तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चनपुर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर टॉपिक के। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल जैसे मिलने वाले हैं, जिन्हें हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। आपको हर क्वेश्चन के साथ उसका जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चंस के साथ उनका कॉन्सेप्ट पता नहीं चलता है ना, आपका क्वेश्चन क्लियर ही नहीं हो पाता है कि अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ और क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ। तो बस हमारे साथ बने रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है ना, जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, उसके लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है। दूसरा ऑप्शन है डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। तीसरा ऑप्शन है डेल्टा एच का मान उदासीन होता है। या चौथा ऑप्शन है सभी कथन असत्य हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं ऑप्शन बी, यानी कि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। अब देखिए जो टर्म आ रहा है ना डेल्टा एच, अब ये सबसे, आप वैसे तो क्वेश्चन बता देते लेकिन आपको ये डेल्टा एच की वजह से ही कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो जानते हैं डेल्टा एच आखिर है क्या। तो देखिए डेल्टा डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन समथिंग। जब भी किसी चीज़ में परिवर्तन आए, कोई चीज़ एक सी ना रहे, या तो उसमें वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, तो उसे दर्शाने के लिए हम डेल्टा का उपयोग करते हैं। तो डेल्टा का मतलब क्या हो गया, चेंज इन समथिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं एच की। तो एच से जो केमिस्ट्री होती है ना, उसमें दर्शाया जाता है एंथैल्पी को। अब एंथैल्पी क्या होती है, तो एंथैल्पी को हम बोल सकते हैं कंबसन हीट, यानी कि दहन ऊष्मा। अब ये दहन ऊष्मा क्या होती है, तो किसी भी पदार्थ का, माना कि ये कोई बिस्किट है या कोई भी पदार्थ मान लिया इसे, तो और इसका ये 4 मोल का है पूरा, तो इसके 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण होने को, 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण होने को नियत दाब और निश्चित ताप पर 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण होने को जो भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम दहन ऊष्मा बोलते हैं। अब देखिए अभिक्रिया तो ऊष्मा शोषी है, तो इसमें तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि जो दहन ऊष्मा होगी उसका मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि वो अवशोषित होगी। और सेम वही कंसेप्ट जो हम समझा रहे हैं, हम आपके लिए स्लाइड में भी साथ में लेके आए हैं, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और इन्हें नोट कर सकें, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि स्थिर दाब व निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के 1 मोल का, स्थिर दाब व निश्चित ताप पर 1 मोल का, किसी भी पदार्थ के 1 मोल का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर उत्सर्जित ऊष्मा को उस पदार्थ की दहन ऊष्मा या एंथैल्पी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्विझिल्ली बाध्य नाभिक यानी कि 2 मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस किन कोशिकाओं में मौजूद होता है। ऐसा नाभिक किन कोशिकाओं में उपस्थित होता है जिसके ऊपर 2 झिल्लियों की लेयर पाई जाती है या 2 झिल्लियों वाला आवरण पाया जाता है। ऑप्शन ए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ऑप्शन सी बैक्टीरियल कोशिकाओं में, या ऑप्शन डी यह सभी, यानी कि इन सभी में पाया जाता है। तो आपको सही आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं, इसका सही आंसर है आंसर ए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो भी अंग होते हैं ना, वो मेम्ब्रेन्ड होते हैं, उन पर झिल्लियाँ पाई जाती हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें केंद्रक प्रिमिटिव होता है, यानी कि प्राचीन होता है, तो इसके चारों तरफ आवरण ही नहीं पाया जाता है किसी भी तरह का। और जो बैक्टीरियल कोशिकाएं होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसी को हम स्लाइड में लेके आए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में भी आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे।
इसीलिए हम आपको इन्हें स्लाइड में लेके आए हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से नोट कर सकें और कभी भूलें ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा क्वार्ट्ज के टुकड़े ले लिए, उस अभिक्रिया में क्वार्ट्ज के थोड़े से टुकड़े लिए, तो आखिर ये क्वार्ट्ज होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए SiO4, ऑप्शन बी SiO2, ऑप्शन सी SiO3 या ऑप्शन डी SiO5। तो आपको सही आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और नहीं पता है तो इसका सही आंसर होता है आंसर बी, ऑप्शन बी SiO2, यानी कि यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना होता है। और इसे आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पढ़ते जब एक गैस हो जाता, लेकिन ये क्या होता है, ये पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ठोस खनिज है। पहला होता है ब्रिजमेनाइट और दूसरा होता है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका बोलते हैं इसे, जिसे आप रेत या बालू भी बोलते हो, उसी को क्वार्ट्ज बोलते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली हीलिंग स्टोन है। हीलिंग स्टोन यानी कि जो वो किसी चीज़ को भरने में सहायता करता है। जैसे आप मकान भवन वगैरह का निर्माण करवाते हैं तो उनमें सिलिका ही तो डालते हैं, बालू ही तो डालते हैं। तो यह पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली हीलिंग स्टोन है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। क्वार्ट्ज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना ठोस क्रिस्टलीय खनिज है, इसे सिलिका भी कहते हैं। खनिजों में सबसे शक्तिशाली हीलिंग स्टोन है और पृथ्वी की सतह पर दूसरा सबसे आम यानी सबसे ज़्यादा मिलने वाला खनिज है। और पहला कौन सा है, ब्रिजमेनाइट। ब्रिजमेनाइट पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला पहला खनिज है। और इसकी खोज कब हुई थी, 2014 में इसकी खोज की गई थी ब्रिजमेनाइट की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के वैक्सीन का आविष्कार किसके नेतृत्व में हुआ था। आपको बताना कि जो भी पोलियो की वैक्सीन बनाई गई थी, इसका आविष्कार किसके नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन ए लिनस पोलिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट बेलबर्ग, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकल या ऑप्शन डी जोनास साल्क। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जोनास साल्क। जोनास साल्क के नेतृत्व में पोलियो वैक्सीन का आविष्कार हुआ था। और ये जो पोलियोमाइलाइटिस वायरस को रोकती है। पोलियो वैक्सीन किस वायरस को रोकती है, पोलियोमाइलाइटिस वायरस को रोकती है। पहला निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन अमेरिकी चिकित्सक या अमेरिकी वैज्ञानिक दोनों आ सकते हैं, तो आपको दोनों याद रखने हैं। इसलिए मैंने अमेरिकी चिकित्सक और वैज्ञानिक दोनों साथ में बोला, हालांकि इसमें वैज्ञानिक लिखा नहीं था, पर आपको वैज्ञानिक भी याद रखना है। जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया था। अब ये निष्क्रिय पोलियो वायरस क्या है, तो जो पहली वैक्सीन का प्रयोग किया गया था ना, वो आप सक्रिय पोलियो वायरस पर नहीं किया गया था, उन्होंने निष्क्रिय पोलियो वायरस को मार के दिखाया था। अब ये निष्क्रिय पोलियो वायरस क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई भी वायरस जो होता है वो किसी बॉडी से या किसी होस्टिंग पर्सन जिसके अंदर वो रह रहा था, इस तरह से किसी के अंदर घर बना के रह रहा है, इससे जब वो बाहर होता है तो पोलियो निष्क्रिय हो जाता है, वायरस निष्क्रिय हो जाता है। उसके अंदर का जो भी DNA सब्सटेंस होता है वो वर्क नहीं करता है। जब वो अपने होस्ट की बॉडी में आता है तब जाकर वो एक्टिव होता है। तो इसका पहला परीक्षण किस पर किया गया था, निष्क्रिय पोलियो वायरस पर किया गया था, इसलिए इसे पहला निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन भी बोलते हैं। और भारत में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, इसे आप याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत कब हुई, क्योंकि वर्तमान में भारत पोलियो मुक्त है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। तो भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत 1978 में EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के साथ हुई। कब हुई, 1978 में हुई। और किसके साथ हुई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इसके साथ 1978 में भारत में पोलियो की शुरुआत हुई, पोलियो टीकाकरण की शुरुआत हुई। और ये किस वायरस को रोकता है, तो पोलियोमाइलाइटिस वायरस को रोकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे तन्य धातु है। अब तन्य क्या होता है, तो ऐसी धातु जिसे आप लंबे तार के रूप में खींचते जाएं और वो टूटे ना, खींचती चली जाए। ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इनमें सबसे
ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होगी? सबको पता है, ऑप्शन बी। सोना सर्वाधिक तन्य धातु होती है। इसके एक औंस कितना होता है? लगभग 28 ग्राम। इसके लगभग 28 ग्राम को 80 किलोमीटर से अधिक लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है। तो ये सबसे तन्य धातु होती है सोना। अब देखिए, तन्यता केवल धातुओं का गुण है। यहाँ धातु ना भी आता ना, तब भी आपको सोना ही लगाना था, क्योंकि अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है। अधातुओं में होती है भंगुरता। अगर आप उन्हें पीटेंगे तो वो ना चादर के रूप में बदलेंगी, ना खींचने पर तार बनाएंगी, वो सीधा टूट जाती हैं टुकड़ों के रूप में। तो ये धातु लिखे या ना लिखे, आपको इसमें आंसर क्या लगाना है? सोना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इससे पहले इसका फैक्ट वही सेम टू सेम जो मैंने डिस्क्राइब किया। सोना सबसे तन्य धातु है और इसके एक औंस से कितना? एक औंस यानी 28.35 ग्राम से 80 किलोमीटर से अधिक पतले सोने के तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, इन्हें कहा जाता है। अब इन प्लास्टिकों को क्या कहा जा सकता है या क्या कहा जाता है, जिन्हें हम एक बार कोई आकार दे दें, माना कि हमने इस तरह की एक बॉल बना ली, तो अब हम इन्हें और कुछ नहीं बना सकते, ये हमेशा बॉल ही रहेंगे। इन्हें गर्म करके हम दोबारा नरम करके, ऐसा नहीं है कि बॉल से फिर हमने कोई इस तरह से एक प्लेट बना ली, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए थर्माप्लास्टिक पॉलीयूरेथेनस यानी कि TPU, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन यानी कि HDPE, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC, या ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिन्हें एक बार मोल्डिंग प्रक्रिया के बाद दोबारा से नरम नहीं किया जा सकता है। मोल्डिंग प्रक्रिया यानी कि पहले तो उन्हें द्रव के रूप में बनाया जाता है ना, जो भी तैयार किया जाता है जिस प्रक्रिया से, उसके बाद जब उन्हें कोई शेप दे दी जाए, इस तरह से अगर बॉल बना दिया तो ये बॉल ही बना रहेगा, उसे दोबारा से नरम नहीं किया जा सकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताप जो होता है ना, वो अभिक्रिया प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो जब ताप रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है तो जो बहुलक की श्रृंखलाएं होती हैं उनके बीच क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है। तो ताप क्या करता है कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान कर देता है, जिससे बहुलक की श्रृंखलाओं के बीच क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है और वो आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं तो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण रात में दिन की तुलना में लंबी दूरी पर ध्वनि सुनाई देती है? आपने देखा होगा अक्सर कि आप दिन में जब हॉर्न देते हैं गाड़ी वगैरह का, तो उतनी दूर तक साउंड नहीं जाता है। किसी को आवाज़ भी देते हैं ना, तो उतनी दूर तक आवाज़ सुनाई नहीं देती है, जबकि रात में बहुत दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? ध्वनि के परावर्तन के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ध्वनि के विवर्तन के कारण, या ध्वनि के व्यतिकरण के कारण? तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। अब देखिए, अपवर्तन तो सब जानते हैं कि जब भी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो थोड़ा सा विचलित हो जाती है अपने पथ से, इसे अपवर्तन कहते हैं। तो ये तो सब जानते ही हैं। अब लेकिन रात में क्यों सुनाई देती है? तो इसका लॉजिक है कि दिन के टाइम पे जो पृथ्वी होती है वो गर्म हो जाती है, तो उसके पास की हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर की वायु ठंडी रहती है उसकी अपेक्षा। तो दिन में जब हम आवाज़ देते हैं तो वो गर्म वायु से ठंडी वायु की ओर अपवर्तित होती है आवाज़, और हमारी ध्वनि कहाँ? आकाश की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? आकाश की ओर, जिस कारण दिन में ध्वनि कम सुनाई देती है। वहीं इसके विपरीत रात में पृथ्वी ठंडी होती है, ऊपर की वायु गर्म होती है, ध्वनि पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है, और दिन के समय हमें ध्वनि ज़्यादा सुनाई देती है। सिंपल सा रीज़न है और इसी को हमने फैक्ट में दिया है। तो आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की आवृत्ति पर, ध्वनि के आयाम पर, ध्वनि के अंतराल पर, या ध्वनि की तरंग दैर्घ्य पर? तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि ध्वनि की तीव्रता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, ध्वनि के आयाम पर। अब आखिर ये आयाम होता क्या है? तो देखिए, ध्वनि के उच्चिष्ट या कोई भी प्रतिवर्ती फलन हो,
उसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट। ये हो गया उच्चिष्ट, ये हो गया निम्निष्ट। इन दोनों के अंतर के परिमाण को बोलते हैं इसका आयाम। तो जब इसका आयाम बढ़ता है तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी, क्योंकि कंपनों में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि के आयाम पर। और सेम यही हमने स्लाइड में दिया है, तो आप चाहें अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। और आयाम को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये भी याद रखना। कई बार ऑप्शन में अब क्या होने लगा कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के ऑप्शन में भी इंग्लिश के जो वर्ड हैं, कुछ टर्म हैं जो फेमस सी हैं, वो डाल देता है। तो एम्पलीट्यूड हमें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा कौन सा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंडेंसर द्वारा, ऑप्शन बी रेक्टिफायर द्वारा, ऑप्शन सी एम्पलीफायर द्वारा, या ऑप्शन डी फिल्टर द्वारा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेक्टिफायर द्वारा। अब रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी या ऋजुकारी भी बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन में दिष्टकारी या ऋजुकारी आ जाए तो आपको वही सेम रेक्टिफायर आंसर लगाना है। ये रेक्टिफायर क्या करता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसे दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है, जो केवल एक दिशा में बहती है। एक दिशा में मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कुछ इस तरह से बहती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जबकि जो दिष्ट धारा होती है वो कुछ 1 सेकेंड मेरा इस तरह से बहती है, कुछ इस तरह से बहती है। सॉरी 1 सेकेंड के लिए मेरा पेन ख़राब हो गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग गैस की मात्रा को मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए कैलोरीमीटर, ऑप्शन बी सीस्मोमीटर, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर, या ऑप्शन डी यूडीमीटर। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा उपकरण है जो गैस की मात्रा को मापता है कि कितनी ज़्यादा गैस उपस्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी यूडीमीटर। देखिए यूडीमीटर होता है, इसका उपयोग किया जाता है गैस की मात्रा को मापने के लिए। अब माइक्रोमीटर ये क्या होता है? तो जो भी हम इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं ना, उनकी शुद्धता को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे घटकों के लिए, उसे बोलते हैं माइक्रोमीटर। सीस्मोमीटर क्या होता है? भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट आदि को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो सीस्मोमीटर होता है। कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर तो नाम से स्पष्ट है कि ताप को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करेंगे हम उसे क्या बोलेंगे? कैलोरीमीटर बोलेंगे। सेम यही हमने इसमें दिया है, तो अगर आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित मिसाइल है? इनमें से कौन सी ऐसी मिसाइल है जो पूरी तरह से व्यवस्थित मिसाइल है, भारत की पहली? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी अक्षय, ऑप्शन सी पृथ्वी, या ऑप्शन डी ब्रह्मोस। तो इस आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है, कौन सी ऐसी मिसाइल है जो भारत की पहली सुनियोजित मिसाइल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल जो है वो भारत की पहली सुनियोजित मिसाइल है। और पृथ्वी मिसाइल का प्रोडक्शन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसका प्रोडक्शन किया गया था, यानी कि IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? तो 1983 में। प्रथम परीक्षण कब किया गया था? तो 25 फरवरी 1988 को। और पृथ्वी मिसाइल के अब तक कितने 3 वर्जन बने हैं, और जिनका अब तक कितनी बार? कुल 20 बार परीक्षण हो चुका है। अब देखिए पृथ्वी वन की रेंज क्या थी? 150 किलोमीटर। और विस्फोटक क्षमता कितना विस्फोटक ले जा सकती थी? 1000 kg, यानी कि इसके पेलोड्स कितने थे? 1000 kg। पृथ्वी 2 की रेंज कितनी थी? 250 किलोमीटर, यानी 250 किलोमीटर। विस्फोटक क्षमता कितनी थी? 500 से 750 किलोग्राम। पृथ्वी 3 की रेंज कितनी थी? 350 किलोमीटर। और विस्फोटक क्षमता कितनी थी? 1000 kg। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो PDF तो आपको मिल ही जाएगा। अब हाल ही में स्पेस एक्स ने कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया था? ऑप्शन ए फाल्कन हैवी,
ऑप्शन बी फाल्कन लाइट, ऑप्शन सी जायंट या ऑप्शन डी रावण। आपको बताना है कि स्पेस एक्स ने हाल ही में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए फाल्कन हैवी। फाल्कन हैवी नाम का उपग्रह स्पेस एक्स ने प्रक्षेपित किया था और ये कैसा है? पुनः प्रयोज्य, आंशिक रूप से, लेकिन पुनः प्रयोज्य यानी पार्सली रीयूजेबल, इसे दोबारा से यूज किया जा सकता है। और ये कैसा? हैवी वेट के लिए है, हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है, यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल है हैवी वेट का। भारी, जो भी भारी उपग्रह होते हैं ना, उन्हें ले जाने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल है हैवी वेट। अब स्पेस एक्स जो होती है वो एलन मस्क द्वारा 2002 में स्थापित निजी स्वामित्व वाली अंतरिक्ष कंपनी का नेतृत्व कर रही है, इसलिए हमें इसे याद करना है। किसके द्वारा स्थापित? एलन मस्क के द्वारा 2002 में स्थापित। और कौन सी निजी स्वामित्व वाली कंपनी का नेतृत्व कर रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सौर प्रणाली का गैसीय ग्रह नहीं है? ग्रह दो तरह के होते हैं, गैसीय ग्रह और पार्थिव ग्रह। तो आपको बताना है कि कौन सा गैसीय ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी नेपच्यून। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र जो है वो गैसीय ग्रह नहीं है। अब गैसीय ग्रह क्या होते हैं? तो जो भी ग्रह होते हैं जिनमें छोटी मोटी गैसों से, हल्की गैसों से निर्माण होता है, जैसे हाइड्रोजन वगैरह, उसके साथ कुछ मात्रा में चट्टानी तत्व भी पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम गैसीय ग्रह। और इन्हीं गैसीय ग्रहों को कौन सा ग्रह बोलते हैं? जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं? जोवियन ग्रह। और जोवियन ग्रह कितने हैं? 4, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण भी बोलते हैं, तो इन्हें आप याद रखना। और इनकी संरचना में ज़्यादातर गैसें हैं, और जैसे कि हाइड्रोजन और चट्टानी पदार्थ कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह कहा जाता है। और पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो पार्थिव ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आपको इन्हें भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस वेदर मॉनिटरिंग पेलोड्स के साथ इनसैट 3D को लॉन्च किया गया था। एडवांस वेदर मॉनिटरिंग पेलोड्स के साथ इनसैट 3D को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014 या ऑप्शन डी 2015। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2013। 2013 में इनसैट 3D को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या है? मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। कब? 26 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? फ्रांस गुयाना से। और किससे? तो एरेन 5 ECA प्रक्षेपण यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? एरेन 5 ECA से इसे लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या क्या है स्पेशल? तो इसमें क्या? 4 पेलोड्स। कितने पेलोड्स? 4 पेलोड्स, 6 चैनल मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर। कितने? 6 चैनल मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर, 19 चैनल साउंडर और एक डाटा रिले रिस्पॉन्डर यानी कि DRT। और उसके साथ क्या है? सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू यानी कि SAS&R भी इसमें है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा नवंबर 2015 में प्रक्षेपित दूर संचार उपग्रह का नाम क्या है? नवंबर 2015 में जिस उपग्रह को भारत ने प्रक्षेपित किया था उसका नाम क्या है? IRNSS-6, GSAT-15, GSAT-16 या GSAT-1E। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी GSAT-15। GSAT-15 को भारत ने कब लॉन्च किया था? तो 10 नवंबर 2015 को। इसका लक्ष्य क्या था? प्रोवाइड मोर बैंडविड्थ फॉर डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न यानी कि DTH जो टेलीविज़न सर्विस होती है उसके लिए अधिक से अधिक बैंडविड्थ यानी कि जो प्रसारण होते हैं ना, या जो सुगमता वाले सिग्नल्स होते हैं उन्हें उपलब्ध कराना। और VSAT यानी कि वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सर्विस के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स की कैपेसिटी होती है ना उसको बढ़ाना। लिखा है ना, ऑगमेंटिंग द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। तो VSAT यानी कि वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल के लिए किसकी? ट्रांसपोर्टर्स की कैपेसिटी को बढ़ाना। और जो VSAT होता है ना उसमें विशेषता क्या होती है कि एंटीना की लंबाई 75 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक रखी जाती है। पहले आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े एंटीनास लगते थे और उन्हें फिर डेली सिग्नल कैच करवाना पड़ता था। अभी हाल में ऐसा नहीं है। तो ये VSAT के अंतर्गत एंटीनास की लंबाई को कंट्रोल किया जा रहा है। और अभी कितनी बची है? 75 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर यानी कि 75 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर।
चलिए बस तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करके बिल्कुल एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में शेयर करो, जिससे सभी लोगों को इन अच्छे क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके, इस अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल सके। हमारे क्वेश्चन पर के जो मेंबर्स हैं बहुत कम मेंबर्स हैं, तो फटाफट से इसे शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए तो बस वीडियो में आज के में इतना ही था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, पता नहीं कौन से पैसे लगते हैं आपके लाइक करने के। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे कि कल हमारा जो भी वीडियो आएगा, पहला जो भी मतलब चैनल का चौथा या पाँचवा वीडियो होगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपको इसी तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपको कोई भी क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के नहीं कराते हैं। और जब अगर आपको पता होगा कि कोई क्वेश्चन सही है तो क्यों सही है, और कोई क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, तो कितना भी बड़ा माइंड गेम हो, मैं बताता हूँ ना, एग्ज़ाम माइंड गेम होता है जिसमें एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेलता है। लेकिन कितना भी बड़ा माइंड गेम हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो एग्जामिनर आपको फंसा नहीं सकता है। तो बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो को शेयर कर दो, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पर और एक बार अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो को शेयर कर दो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे लर्निंग।